सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल में किसे 2025 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। तो इसमें भी 3 जनों को चुना गया है जिनके नाम है सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। तो सबसे पहले याद रखना 2025 का जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है 3 वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है। और जिसमें कौन कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जो सुसुमु कितागावा है ये जापान से हैं, रिचर्ड रॉबसन यूके से हैं और उमर एम यागी ये जॉर्डन देश से हैं। और क्यों दिया जा रहा है इनको, तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए इनको इस बार का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। और आपको याद है अभी तक ये तीसरी फील्ड में नोबेल पुरस्कार है, मतलब मेडिसिन और फिजिक्स का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। मेडिसिन का ये भी 3 जनों को दिया गया, मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामसडेल और शिमोन सकागुची। फिजिक्स का भी 3 जनों को दिया गया, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेस। और आज हमने केमिस्ट्री का पढ़ा, ये भी 3 जनों को दिया जा रहा है, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। ठीक है, तो इनके नाम भी ध्यान में रखना। वैसे लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जब ये सारे नोबेल पुरस्कार दे दिए जाएंगे। और नोबेल पुरस्कार की जब भी बात आ रही है, ये एक लिस्ट में आपको डेली रिवाइज करवा रहा हूँ। तो नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब जो अगला आएगा वो लिटरेचर साहित्य का आएगा, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और पीस यानी कि शांति का। इसमें सबसे बाद में शुरू किया गया था अर्थशास्त्र का देना 1968 से। और पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में मिला था साहित्य का गीतांजलि के लिए। और सबसे आखिरी भारतीय अभिजीत बनर्जी को मिला था 2019 में इकोनॉमिक्स का। और पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो थी मलाला यूसुफजई। 17 वर्ष की आयु में मिला था, पीस का, शांति का। और सबसे ज़्यादा उम्र में किसे मिला था, जॉन गुडएनफ को 97 वर्ष की उम्र में। वैसे इनका भी निधन भी हो चुका है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मेरा होऊ चोंगबा उत्सव ये कहाँ पर मनाया गया, तो आंसर होगा मणिपुर में। तो मेरा होऊ चोंगबा उत्सव मणिपुर में सभी समुदायों के बीच शांति और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाने वाला ये एक त्यौहार है। और ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें राज्य में पहाड़ी और घाटी दोनों ही आदिवासी समुदाय एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। ये दिन मैतेई कैलेंडर के मेरा महीने यानी कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में 15वें चंद्र दिवस पर यह दिन पड़ता है। तो सिंपल सा आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न आया था कि मेरा होऊ चोंगबा उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो याद रखना है आपको मणिपुर में मनाया जाता है। अब बात मणिपुर की है तो मणिपुर लेकर के चलते हैं आपको। येरा मैप में मणिपुर कैपिटल इम्फाल हो गई है, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, और इनको अभी नागालैंड का एडिशनल चार्ज भी दिया गया था। आप जानते हो कि इस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, तो मणिपुर को ही। मणिपुर में आपको लोकटक झील मिलेगी जिस पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन सा, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और यहाँ का मार्शल आर्ट है थांगटा। अब मणिपुर के ये सभी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, एक बार देखो। संगई फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पे, और यहाँ का राजकीय पशु है संगई, एक प्रकार का हिरण होता है ये। और लाई हरौबा फेस्टिवल हो गया, नट संकीर्तन उत्सव हो गया, याओसांग या योशांग उत्सव हो गया, हुन थड़ो महोत्सव हो गया, शुमंग लीला महोत्सव हो गया, गान नगाई उत्सव हो गया, और शिरुई लिली महोत्सव हो गया, कचाई लेमन फेस्टिवल हो गया, लामलाई महोत्सव हो गया, मेरा हऊ चोंगमा उत्सव ये आज ही हमने पढ़ा है, और निंगोल चक्कोबा त्योहार ये भी मनाया जाता है मणिपुर में। अब ये तो मैंने आपको सारे मणिपुर वाले महोत्सव रिवाइज कराए। अब भी मैं आपको क्या कराता हूँ, करंट अफेयर्स में जिन भी राज्यों में उत्सव महोत्सव फेस्टिवल्स वाले प्रश्न हमने पढ़े थे वो लेटेस्ट वाले रिवाइज कराता हूँ कुछ एक। जैसे कि अभी पोसान पोया उत्सव महोत्सव मनाया गया था श्रीलंका में, और वैसाख पोया उत्सव भी श्रीलंका का है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में। कटारा गामा एसाला महोत्सव ये मनाया गया श्रीलंका में। महाराष्ट्र ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया था। गौरी या राई महोत्सव भील समुदाय के द्वारा मनाया जाता है राजस्थान में। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव ये भारत में मनाया गया, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। बसोहली महोत्सव मनाया गया जम्मू कश्मीर में। इस बार का आयोजन रामायण की थीम पर किया गया। मारबत महोत्सव नागपुर महाराष्ट्र में। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में। पट उत्सव जम्मू कश्मीर। और कर्मा पूजा फेस्टिवल झारखंड।
बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना, जास्कर उत्सव लद्दाख। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हाल ही में आफ्टर मी चाओज एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर, इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा एमजे अकबर ने। तो बुक का नाम क्या है? आफ्टर मी चाओज एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर। इसको लिखा है लेखक एमजे अकबर ने। इस किताब में उन्होंने मुगल एम्पायर के दौरान एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया है। मतलब किस तरह से मुगल एम्पायर में जो रूलर होते थे, जो राजा होते थे, वो एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके लोगों को कंट्रोल वह एस्ट्रोलॉजी का यूज़ लोगों को कंट्रोल करने में किया करते थे, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। तो बुक का नाम याद रखेंगे, लेखक का नाम याद रखेंगे, एमजे अकबर इनका नाम है। अब कुछ और बुक्स देखते हैं। अभी एक बुक हमने पढ़ी थी, जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट। इसको लिखा कंचन चक्रवर्ती ने। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम, इसको लॉन्च किया था आनंद महिंद्रा ने और इसको तैयार किया नित्या मनोज कुमार ने। मदर मेरी कम्स टू मी, इसको लिखा है अरुंधति रॉय ने। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ को अमिश त्रिपाठी ने। ऑपरेशन सिंदूर को लिखा है रिटायर्ड जनरल KJS ढिल्लों ने। डिफरेंट बट नो लेस को अनुपम खेर ने। द पान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां को इप्सिता चक्रवर्ती ने। और किरण देसाई की किस किताब को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो वो है द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। विंग्स ऑफ वेल्लोर को स्वप्निल पांडे ने। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को DY चंद्रचूड़ ने, जो कि भारत के 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। वाई भारत मैटर्स को लिखा है हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। ठीक है, तो 10-12 बुक्स हमने और भी रिवाइज कर ली, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में RBI के द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्षेत्र के लिए किस संस्था को पहले स्वनियामक संगठन यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता दी गई है? तो आंसर होगा किसे? फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को। तो RBI ने फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस दिया है। इसके बाद ये फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल ये स्टेटस पाने वाली पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन गई है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को क्या बोलेंगे आप? कि ये एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो बैंक जैसा ही काम करती है पर बैंक नहीं होती है। जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पैसे का लेन देन कर सकती है, लोन देती है, इन्वेस्टमेंट करती है, इंश्योरेंस करती है, इंश्योरेंस बेचती है, लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता और ये किसी भी डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट वगैरह, इसमें आप पैसे नहीं रख सकते हो। मतलब आप कह सकते हो कि ये सेविंग या करंट अकाउंट नहीं खोल सकते, चेक इशू नहीं कर सकते। बाकी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये क्या है? तो देखो, अलग अलग सेक्टर में कई सारी कंपनीज होती है और RBI जो है हर सेक्टर को खुद नहीं संभाल सकता। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए RBI ने सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। जैसे कि अभी FIDC को इसका दर्जा दिया गया। अब क्या करेगा? ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा, काम होगा भारत में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को रेगुलेट करने का। इसकी शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी 2004 में। तो ध्यान रखना, प्रश्न यही था कि अभी RBI के द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्षेत्र के लिए किस संस्था को पहले स्वनियामक संगठन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता दी? तो यही था उत्तर, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिवस का है कि विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे, ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस के रूप में। और इस बार की थीम क्या है? द फैब्रिक ऑफ आवर लाइव्स। और यहीं पे आप नोट कर लो, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। और आप जानते हो हमारे वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह है। और अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो वायुसेना दिवस है, सैन्य दिवस कब मनाते हैं? इंडियन नेवल डे, तो वो 4 दिसंबर को होता है, याद रखना। आप बताओ हमारे नेवल चीफ कौन है और आर्मी चीफ कौन है, ये भी बताओ। बाकी अक्टूबर में कौन कौन से दिवस मना चुके एक बार रिवाइज करते हैं। तो 1 अक्टूबर को देखो 3 दिवस होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल कॉफी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और वर्ल्ड टीचर डे के रूप में मनाया। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस,
यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया। यह अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने 6 अक्टूबर को मनाया ये दिवस, ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो आंसर होगा बारबाडोस में। तो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025 का अभी 68 नंबर का एडिशन हुआ। अभी 5 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था, 12 अक्टूबर तक चलेगा। कहाँ पर हो रहा है? ब्रिज टाउन बारबाडोस में। और भारत की ओर से इसमें हिस्सा लिया हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला ने। और ये सम्मेलन राष्ट्रमंडल देशों के विधायकों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना, तकनीकी परिवर्तन को बढ़ावा देना और समावेशी शासन को प्रोत्साहित करना। और इसकी थीम भी है द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर, राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदार। और इस सम्मेलन का आयोजन कौन करता है? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। लास्ट इसका जो 2024 में 67 नंबर का एडिशन हुआ था वो न्यू साउथ वेल्स में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। और पहला एडिशन 1948 में हुआ था लंदन में। और जो अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा वो 68 नंबर का एडिशन था जो हुआ ब्रिज टाउन बारबाडोस में। बाकी कुछ और समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, जैसे अभी 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हुआ विशाखापत्तनम में। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, याद रखना ये केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष रहे। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 हुआ मध्य प्रदेश के महू में। 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन विशाखापत्तनम में हुआ। विशाखापत्तनम में होगा 2026 में, अगले साल। अभी 2025 वाला हुआ पूरी उड़ीसा में। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ये आज हमने देख लिया ब्रिज टाउन बारबाडोस में। 5वां आसियान भारत यूथ समिट ये हुआ था गोवा में। और पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति का राष्ट्र सम्मेलन भुवनेश्वर में हुआ। 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट ये हुआ नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन दिल्ली के यशोभूमि में हुआ था। और तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 ईटानगर में हुआ। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 हुआ बंगलुरु कर्नाटक में। 5वां राजभाषा सम्मेलन ये हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। इसका उद्घाटन किया था हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने भी कहां से आपकी पूंजी आपका अधिकार नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, अभी इन्होंने गुजरात से, और गुजरात में भी कहा, गुजरात में गांधीनगर से आपकी पूंजी आपका अधिकार नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान दावा न की गई संपत्तियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। तो बैंकों और नियामकों के पास बिना दावे के 1.84 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां पड़ी है, जिन्हें सही मालिकों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। और इन परिसंपत्तियों को उनके मालिकों तक पहुंचाने के लिए 3A प्लान बनाया गया है। 3 मतलब, पहले A का मतलब अवेयरनेस हो गया, जागरूकता, दूसरे A का मतलब एक्शन हो गया, कार्यवाही, और तीसरे A का मतलब एक्सेसिबल हो गया, पहुंच। तो ये इसका उद्देश्य है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से आपको याद आएगा, ये जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होती हैं। अभी जीएसटी काउंसिल की 56 नंबर की बैठक हुई थी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस बैठक में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म 2.0 की घोषणा हुई थी, जिसमें हमने देखा दो स्लैब को, 2 टैक्स स्लैब को हटा दिया गया था। कौन कौन सा वाला? एक तो 12% वाला और 28% वाला। तो अब कौन कौन से रह गए? 5% वाला रह गया, 18% वाला रह गया, और एक नया लागू कर दिया गया 40% वाला। ये मुख्य रूप से जो तंबाकू वगैरह हो गए इनके लिए, और जो लग्जरी आइटम्स हो गए वो इसी में आएंगे सब। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत के एकमात्र मड वॉल्केनो में विस्फोट हुआ है। ये मड वॉल्केनो कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। तो भारत का एकमात्र मड वॉल्केनो ये अंडमान निकोबार आइलैंड के भारतंग आइलैंड में स्थित है।
इससे पहले इसमें 2005 में इरप्शन हुआ था। अच्छा, मड वॉल्केनो क्या होता है? तो मड वॉल्केनो ये नॉर्मल वॉल्केनो की तरह नहीं होता। इसमें से लावा की जगह मिट्टी, पानी और गैस ये बाहर निकलती है। गैस में मुख्य रूप से मीथेन हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये वॉल्केनो ऐसी जगह पर बने होते हैं जहां पर अर्थ सरफेस में गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण सरफेस में क्रैक बन जाते हैं और वॉल्केनो की तरह विस्फोट होने लगता है। तो याद रखना, भारतंग मड वॉल्केनो जो कि भारत का एकमात्र मड वॉल्केनो है, ये कहां पर स्थित है? भारतंग आइलैंड, अंडमान निकोबार में। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना कि भारत का एकमात्र वॉल्केनो जिसमें से लावा निकलता है वो कौन सा है और कहां पर है? देखो, अंडमान निकोबार लेकर के चलता हूं एक बार मैं आपको। ये रहा मैप में अंडमान निकोबार। कैपिटल इसकी पहले पोर्ट ब्लेयर थी, उसी का नाम बदल के अभी श्री विजयपुरम कर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। और यहाँ पे जो हेवलॉक द्वीप था उसका नाम बदल कर स्वराज द्वीप कर दिया। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिया। नील द्वीप का नाम बदल के शहीद द्वीप कर दिया। और अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा फिलीपींस। तो फिलीपींस ने साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक को लॉन्च किया है। इस बैंक का उद्देश्य है कोरल सीड्स को प्रिजर्व करना और उन्हें कंजर्व करना। कोरल क्रायो बैंक क्या है? तो ये एक साइंटिफिक फैसिलिटी है जिसमें कोरल के सीड्स को फ्रीज किया जाएगा और स्टोर किया जाएगा। इससे इनको कंजर्व किया जा सकेगा और हम इनका उपयोग फ्यूचर में कर सकेंगे। और कोरल क्या होता है? कोरल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो दिखने में रॉक या स्टोन के जैसा लगता है, पर असल में ये मरीन एनिमल होता है। और इस कोरल को पॉलिप्स भी कहा जाता है। ये कोरल कैल्शियम कार्बोनेट को निकालते हैं जिससे एक हार्ड स्ट्रक्चर बनता है और इन्हीं स्ट्रक्चर से कोरल रीफ बना है। तो याद रखेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? अभी फिलीपींस। फिलीपींस, ये आप मैप में देखो, ये साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है जिसकी कैपिटल मनीला हो गई। करेंसी है फिलीपींस पीसो। प्रेसिडेंट है बोंग बोंग मार्कोस। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में मिलेगा। ब्रह्मोस मिसाइल ये सबसे पहले हमने फिलीपींस को ही बेचा है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको यहीं पर मिल जाएगा। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये आपको कटक उड़ीसा में मिलेगा। गोल्डन राइस को पहली बार अप्रूव देने वाला या पहली बार बैन करने वाला कंट्री वो फिलीपींस ही है। गोल्डन राइस में क्या मुख्य रूप से पाया जाता है? विटामिन ए। एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये यहीं पर दिया जाता है, मनीला फिलीपींस में ही। उसके अलावा आपको याद है टीसीएस ने अपना 5वां पैस स्टूडियो कहां पर लॉन्च किया था? मनीला में। भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा फिलीपींस। और भारत ने फिलीपींस के साथ अभी दक्षिण चीन सागर में पहली बार नौसैन्य अभ्यास भी किया था। ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय को बनाया गया? तो आंसर होगा संजू सैमसन को। तो अभी संजू सैमसन को भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग ये दुनिया का सबसे फेमस फुटबॉल कॉम्पिटिशन में से एक है। और संजू सैमसन ये भारतीय क्रिकेटर हैं, केरल से बिलोंग करते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग याद रखना, ये इंग्लैंड का एक फुटबॉल लीग है। इसमें इंग्लैंड के 20 क्लब्स आपस में कम्पीट करते हैं। अभी इसका आयोजन चल रहा है। 15 अगस्त 2025 को शुरू हुआ था, ये 24 मई 2026 तक चलेगा। और इसके लिए भारत में ब्रांड एम्बेसडर बनाया, याद रखना, भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन को। अब ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न है, एक बार ये देखो। उल्टे से बात करते हैं तो अभी लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर बनी थी आलिया भट्ट। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कृति सेनन को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? अभिनव बिंद्रा को। और उड़ीसा हैंडलूम की बनी थी माधुरी दीक्षित। जोमेटो के बने थे शाहरुख खान। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सारा तेंदुलकर को। झारखंड पर्यटन ने बनाया था महेंद्र सिंह धोनी को। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बने युवराज सिंह। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया। बाकी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत बने थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये हुआ कहां पर? ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 रियाद सऊदी अरब में। और फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर ये मियाओ लीजी को बनाया गया था, चाइना की बास्केटबॉल प्लेयर है। और ये चैंपियनशिप कहां पे हुआ था? फीबा वुमेन्स एशिया कप 2025 चीन के शेंजिन शहर में हुआ था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास।
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया कितनों को? तीनों को दिया गया है, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेस। फिर पूछा, भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में। फिर पूछा था, अभी BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हो रहा है? तो आंसर होगा गुवाहाटी में। और किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर भारतीय राजनेता DB पाटिल के नाम पे रखा? नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाकी नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ये कहाँ पर स्थापित करने को मंजूरी मिल गई? IIT भुवनेश्वर। और अभी किस राज्य की पहली वाणिज्यिक खदान नामचिक नामफुक का उद्घाटन किया गया? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया 5 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को अभी रीजनल रूरल बैंक्स ने अपने गोल्डन जुबली मनाई है। तो रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना कब हुई थी? ये 1975 में हुई थी। और नॉर्वे में आयोजित की जा रही 2025 वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल। और आखिरी प्रश्न था, किस राज्य में महाजे घर योजना शुरू हुई थी? तो आंसर होगा गोवा में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था, अभी जापानी कंपनी TDK कॉरपोरेशन और इसके सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी निर्माण प्लांट का उद्घाटन ये भारत में कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया क्योंकि आंसर यहाँ पे लग भी रहा था। बाकी अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।